हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एस के सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी के बारे में। आज का पहला वीडियो है हिंदी गद्य। दोस्तों, हमारे साथ आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए और उम्मीद करिए आपको 70 में 70 दिलाने की हमारी पूरी संभावना होगी कि आपके 70 नंबर के जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज हिंदी की पहली क्लास कह रहा है कि हिंदी गद्य खंड हम पढ़ेंगे इसमें। तो गद्य खंड एक साहित्यिक शब्द है जो गद्य लेखक के एक विशिष्ट रूप को संदर्भित करता है। यानी अगर कोई पूछे गद्य खंड होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि गद्य खंड एक साहित्यिक शब्द है जो गद्य लेखक एक विशिष्ट रूप से संदर्भित करता है। यानी लेखक किसी एक विशेष विषय वस्तु को जो लिखता है वो गद्य होता है। जैसे गद्य खंड में एक विशिष्ट विषय या विचार को विस्तार से व्यक्त करने के लिए गद्य लेखक उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, आगे समझते हैं गद्य की विशेषताएं। गद्य की विशेषताएं क्या है उसके बारे में। विषय विशेषताओं में देखिए, पहला जो है विषय क्या होना चाहिए कि गद्य खंड में एक विशिष्ट विषय या विचार को विस्तार से व्यक्त किया जाता है। यानी किसी विषय को लेकर के उसमें उसके बारे में चीज़ों को बताया जाता है। और विस्तार क्या होता है? विस्तार गद्य खंड में विषय को विस्तार से व्यक्त किया जाता है जिनमें विभिन्न पहलुओं और विचारों को शामिल किया जाता है। यानी किस पहलू का है और क्या इसका संदर्भ है, ये सारी चीज़ों को इसमें ध्यान दिया जाता है। शैली क्या होती है? तो गद्य खंड की शैली सामान्यतः औपचारिक और व्यावसायिक होती है। और उद्देश्य क्या है? गद्य खंड का उद्देश्य पाठकों को विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना और उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना होता है। आगे समझते हैं दोस्तों गद्य खंड के उदाहरण या प्रकार कि गद्य खंड के प्रकार क्या हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, गद्य खंड जो होता है उसके या प्रकार की बात करें तो पहला जो प्रकार होता है निबंध होता है। निबंध क्या है? आइए निबंध के बारे में समझते हैं। निबंध एक प्रकार का गद्य खंड है जिसमें एक विशिष्ट विषय पर विस्तार से चर्चा किया जाता है। यानी कोई एक टॉपिक लेकर, जैसे हमारी दिवाली है, होली है, दशहरा है, या फिर अन्य कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उस पर एक निबंध लिखने के लिए आता है। यानी किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज पर फोकस करके ये चीजें इसमें की जाती हैं। लेख क्या होता है? आइए इसको समझते हैं। लेख लेख एक प्रकार का गद्य खंड है जिसमें एक विशिष्ट विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। आइए दोस्तों, आगे समझते हैं। व्याख्यान व्याख्यान क्या होती है? व्याख्यान एक प्रकार का गद्य खंड है जिसमें एक विशिष्ट विषय के विस्तार से चर्चा की जाती है। तो व्याख्यान भी वही चीजें होती हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, मेन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चंस है कि पद्य और गद्य में, यानी गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है, ये बात इसमें कही गई है। अब देखिए यहाँ पे अंतर र होगा कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है, ये बातें हैं। देखिए, गद्य की बात करें तो अर्थपूर्ण वाक्य, गद्य में अर्थपूर्ण वाक्यों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और वहीं पद्य में क्या किया जाता है? छंद पद्य और छंदबद्ध होते हैं जिसका अर्थ है कि उसमें एक निश्चित लय और ताल होता है पद्य में। वहीं गद्य की बात करें तो वाक्य रचना गद्य में जो है वाक्यों की रचना सामान्य रूप से की जाती है। वहीं काव्य इसमें पद्य की बात करें तो काव्यात्मक पद्य काव्यात्मक होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए शैली की बात करें तो गद्य की शैली सामान्यतः औपचारिक और व्यावसायिक होती है। ठीक है। यानी औपचारिक यानी आम भाषा में जो बोलचाल में हम यूज करते हैं। वहीं पद्य की जो भाषा शैली होती है, इसमें देखिए कव्या तो उसमें कविता के भाषा शैली का उपयोग किया जाता है। इसमें जो भाषा शैली होती है, इसमें कविता यानी एक प्रकार का इसमें स्पष्ट रूप से अर्थ नहीं होता, ये आम बोलचाल में इसका यूज नहीं होता है। और अगर वही पद की बात करें तो भावात्मक पद इसका क्या होता है कि भावात्मक होते हैं और जिसका अर्थ होता है कि उसमें कवि की भावनाएं और विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी कवि क्या कहना चाह रहा है, किस चीज को, किसी एक चीज को उसमें पर्टिकुलर वे में मान करके वो चीजों को प्रदर्शित करता है। और आगे समझते हैं। आइए आगे है हमारा
चौथा पॉइंट दिया है उद्देश्य क्या है। गद्य और पद्य के उद्देश्य को अगर हम समझें तो उद्देश्य क्या है। गद्य का उद्देश्य पाठकों को जानकारी प्रदान करना और उन्हें विचारों को व्यक्त करने के प्रेरित करना है, के लिए प्रेरित करना, उन्हें शिक्षित करना है। और वहीं देखिए अगर जो हम पद्य की बात करें तो पद्य का क्या कार्य है कि इसका सौंदर्यात्मक, यानी पद्य जो है सौंदर्यात्मक होता है। यानी पद्य क्या है, जब कवि पद्य लिखते हैं तो पद्य में तो उसमें सुंदर सुंदर शब्दों के को चुनते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उनमें कविता की सौंदर्यात्मकता और कलात्मकता का उपयोग किया गया जाता है, यानी उसको अपने काव्य को काफी सुंदर और रोचक बनाने के लिए यूज करते हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक के नाम। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये क्या है देखिए भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष, वेनपुरी जी और रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, ये सारे जो हैं ये क्या है, गद्य के लेखक हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो भक्ति युग, भक्ति युग कब से कब तक चला। देखिए तो भक्ति युग 1368 से 1643 तक चला। ये डेट आपको अलग अलग देखने के लिए अलग अलग किताबों में मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले है भक्ति युग। इस युग में गद्य साहित्य का विकास धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित था, यानी इसमें धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था। वहीं इस भक्ति युग के प्रमुख लेखकों की बात करें तो कबीरदास जी थे, तुलसीदास और सूरदास, ये भक्ति युग के प्रमुख लेखक थे। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कबीरदास का जी जो कि बीजक है, तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास का सूरसागर, ये इन तीनों के एक प्रसिद्ध जो है इनके काव्य थे भक्ति युग के। आगे चलिए दोस्तों रीति युग के बारे में बात कर रहे हैं, जो 1643 से 1857 तक था। इस युग में गद्य साहित्य का विकास रीति और क्या श्रृंगार पर केंद्रित था, यानी यहाँ पे इस युग में लोग सौंदर्यता को ज्यादा जो है क्रेज देते थे, यानी सौंदर्यता को ज्यादा बढ़ावा देते थे। यानी रीति युग कह सकते हैं, एक प्रकार का श्रृंगार युग था, यानी यहाँ पर लोग जो है मेकअप वगैरह जो है चीजें, ये सारी चीजों का यूज करते थे। प्रमुख लेखक की बात करें तो केशवदास, ठीक है, बिहारी लाल भूषण। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो केशवदास का रामचंद्रिका और बिहारी लाल की जो है सतसई और भूषण की शिवराज भूषण, ठीक है। तो ये इन लोगों की प्रमुख जो है रचनाएं थी और ये प्रमुख कवि थे, ठीक है। दोस्तों आगे समझते हैं आधुनिक युग में 1857 से 1947 तक आधुनिक युग चला। इस युग में गद्य साहित्य का विकास आधुनिक विचारों और आंदोलनों पर केंद्रित था। इस समय के प्रमुख लेखक की बात करें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें कि आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तो भारतेंद्र जी जो थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इन्होंने हरिश्चंद्र एक जो है लिखी थी और मैगनीज लिखी थी, ठीक है। हरिश्चंद्र ने मैगनीज लिखी थी, मैगजीन एक लिखी थी। और प्रेमचंद्र जी ने गोदान, यानी प्रेमचंद की गोदान, जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल, ये फेमस हुआ आधुनिक काल के महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो इन्होंने महत्वपूर्ण लेखकों के द्वारा लिखी गई थी। अरे दोस्तों आगे देखते हैं भारतेंद्र युग के साहित्य। 1857 से 1900 तक ये जो है चला। इस युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र नाम रखा गया, यानी जो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र था 1900 ईस्वी तक जो चला, इस युग को इन्हीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया था। इनकी विशेषताएं क्या थी, तो हिंदी साहित्य की शुरुआत, भारतेंद्र युग में हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। अगर पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब हुई, तो भारतेंद्र युग में। आधुनिक हिंदी का विकास कब हुआ, तो आधुनिक हिंदी का अगर विकास की बात करें तो वो भी इस युग में आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। कब, भारतेंद्र युग में। वहीं राष्ट्रवादी भावना, यानी राष्ट्र के प्रति जागरूकता, देश के प्रति जागरूकता किस युग में आई, तो भारतेंद्र युग में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, यानी इस समय राष्ट्रवाद पर भी जो है रचनाएं लिखी जाने लगी। वहीं
सामाजिक सुधार की बात करें तो इस युग में सामाजिक सुधार की भावना का विकास हुआ। यानी इसमें भारतेंद्र युग में हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, आधुनिक हिंदी का विकास हुआ, राष्ट्रवादिता का विकास हुआ और सामाजिक सुधार भी इस युग में देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों भारतेंद्र युग की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जो उनके प्रमुख भारतेंद्र युग के जो प्रमुख कवि थे, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने प्रेम प्रसूति लिखा, प्रताप नारायण की कविता कुसुमावली जो इन्होंने लिखा कुसुमावली, ये प्रसिद्ध हुआ। वहीं बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो भरत भारती बाल मुकुंद मुकुंद ने लिखा था। और वहीं राधा कृष्णदास की बात करें तो इन्होंने लिखा था क्या लिखा था, रसिक प्रिया इनकी जो है प्रसिद्ध ये कवि थे, जिन्होंने राधा कृष्ण ने रसिक प्रिया लिखा था। तो ये चार महत्वपूर्ण कवि थे भारतेंद्र युग के और उनकी महत्वपूर्ण इधर रचनाएं दी गई हैं। आइए आगे समझते हैं इस युग के महत्वपूर्ण तीन जो है नाटक थे भारतेंद्र युग के। तो देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी अंधेरी नगरी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया था प्रेम प्रसून, और बाल मुकुंद के द्वारा लिखा था भरत भारती। ये प्रसिद्ध नाटक थे। अरे दोस्तों, आगे उपन्यास की बात करें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी एक उपन्यास है। प्रताप नारायण मिश्र की राजा गोपी चंद जो है इनका उपन्यास है। बाल मुकुंद का प्रेम प्रसून जी जो है क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। आइए पत्रिकाएं की बात करें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने मैगजीन लिखा था, हरिश्चंद्र मैगनीज और मैगजीन लिखा था। और यहीं प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी वंगवासी लिखा था। प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका आई थी बाल मुकुंद की भरत भारती। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि पहला प्रश्न है आपका, निबंध शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो निबंध शब्द का अर्थ कविता लिखना, कहानी लिखना, विचारों को लिखना या पत्र लिखना। तो निबंध का अर्थ होता है विचारों को लिखना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि निबंध जो होता है, कहा जाता है कि आप किसी विषय पर निबंध लिखिए, यानी आप अपने विचारों को, अपने मत को वहां पे प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहां पर हो जाता है निबंध। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी गद्य का सबसे पुराना रूप क्या है। निबंध है, कहानी है, नाटक है या आपकी डायरी है। तो सबसे पुरानी अगर जो पुराना रूप की बात करें तो कहानी। पहले के जमाने में क्या चलता था, पौराणिक कथाएं चलती थी, कहानियां चलती थी। ठीक है, तो ये चीजें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी। ठीक है दोस्तों, कि हिंदी गद्य का सबसे पुराना रूप क्या है, तो वो कहानी होगी, क्योंकि सबसे पहले क्या चलती थी, कहानियां चलती थी। अगला दोस्तों, कह रहा कि कथा शब्द का अर्थ क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है या नाटक है। तो कथा शब्द का अगर अर्थ की बात करें तो इसका भी अर्थ होता है क्या, कहानी। क्यों, क्योंकि कथा जो शब्द होता है एक प्रकार की कहानी कही जाती है और उस कहानी से आपको सीख मिलती है कि हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला जो प्रश्न है, नाटक शब्द का अर्थ क्या है, कविता, कहानी, निबंध या रंगमंच पर प्रदर्शित करने वाला नाटक। तो नाटक का अर्थ होता है कि रंगमंच पर जो प्रस्तुत किया जाता है उसे हम नाटक कहते हैं। दोस्तों, तो ये कुछ गद्य से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आपको बेहद पसंद आए होंगे। अरे दोस्तों, आगे समझते हैं शुक्ल युग, जिसका दूसरा नाम छायावाद युग है या छायावादी युग भी कहते हैं। तो शुक्ल युग 1920 से 1940 तक चला था। कहीं कहीं 1900 आपको 39 भी देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है जिसमें हिंदी साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, कविता, अगर इनके कविता की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या लिखा था, सरोज लिखा था, सरोज स्मृति। और वहीं पंत जी ने, यानी सुमित्रानंद पंत जी ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था पल्लव लिखा था। और महादेवी वर्मा की जो है निहार, और जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, और रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि। तो ये जो कुछ पुस्तकें थी इनके कविता संग्रह थे, यानी कवियों ने कुछ अपनी रचनाएं लिखी थी। वहीं उपन्यासकार की बात करें तो प्रेमचंद जी का गोदान, प्रेमचंद का जी है निर्मल वर्मा। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का कंकाल, और रामचंद्र शुक्ल का चंद्रकांता, और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। तो ये जो चीजें हैं ये जो है महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इस काल के। ठीक है, शुक्ल युग के ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं।
अगर दोस्तों शुक्ल युग के नाटक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण नाटक आया था ध्रुवा स्वामिनी, और जयशंकर प्रसाद जी का एक और नाटक था जिसका नाम था कल्याणी परिणय, और रामचंद्र शुक्ल का चंद्रगुप्त, और उपेंद्र नाथ अयस का अनजान। तो ये महत्वपूर्ण नाटक उस समय के थे। और वहीं आलोचन और निबंध की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था चिंतामणि, और भरत भारती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है हिंदी साहित्य की विवेचना। तो ये महत्वपूर्ण आलोचनाएं थी जो कि आलोचना की गई थी। अरे दोस्तों, द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग आपका चला 1900 से 1920 ईस्वी तक, और द्विवेदी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है। इसमें हिंदी साहित्य का विकास हुआ। इस युग के प्रमुख लेखक, कवि, उपन्यासकार, नाटककार आदि निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। द्विवेदी युग में कविता संग्रह की अगर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की भरत भारती, और दूसरा सियाराम शरण गुप्त की विशाल भारत, और रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, ये प्रमुख जो है इस समय के कविता संग्रह थे, यानी कविताएं लिखी गई थी द्विवेदी युग में। आइए आगे चल। अगला है दोस्तों उपन्यास। उपन्यास प्रेमचंद का सुवासदन, और प्रेमचंद का प्रेमाश्रम, और देवकीनंद खत्री का चंद्रकांता, और देवकीनंद खत्री का चंद्रकांता संतति। तो ये जो चीजें हैं इस समय के उपन्यास थे द्विवेदी युग के। वही नाटक की बात करें जयशंकर प्रसाद के ध्रुवा स्वामिनी, और जयशंकर प्रसाद की कल्याणी परिणय, और रामचंद्र शुक्ल की चंद्रगुप्त, ये क्या थे? प्रमुख नाटक थे। दोस्तों अगर नाटक की बात करें, पत्रिकाएं की बात, इस समय की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, और उसको किसने और कब प्रकाशित कराया था, संपादन इसका कब कराया था, उसके बारे में देखिए। सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कराया था। कब? 1900 से 1920 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका आई थी। वही हिंदी बागवासी की बात करें तो श्याम सुंदर दास जी ने इसको किया था 1900 से 1910 ईस्वी के मध्य। भरत भारती रामचंद्र शुक्ल की पत्रिका है, ये 1901 से 1907 तक थी। और वहीं हिंदी साहित्य समीक्षा की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो इन्होंने 1902 से 1905 तक किया। और वहीं विशाल भारत की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल थे 1903 से 1907 तक। और साहित्य हिंदी की बात करें तो साहित्य संदेश, ये साहित्य संदेश पत्रिका कब किसने लाया था? तो श्याम सुंदर दास जी ने लाया था। कब लाया थे? तो 1905 से 1910 के मध्य। हिंदी साहित्य जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लाए थे, और ये कब लाए थे? तो 1907 से 1910 में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी जिसको आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।